हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के नो योर कंपनी और एज प्रॉमिस्ड आज अपन केवाईसी में चर्चा करेंगे श्रीराम फाइनेंस की। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर साहब जुड़े। नतीजों पे बातचीत होनी है। नतीजों में पॉजिटिव्स भी थे, नतीजों में नेगेटिव्स भी थे और स्टॉक मार्केट का वर्डिक्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। श्रीराम फाइनेंस बढ़िया इन ग्रीन आज के ट्रेडिंग सेशन में कामकाज करता हुआ। तो नंबर्स की सारी बारीकियां और आगे के आउटलुक पर होगी डिटेल में बातचीत। प्लस मार्केट्स को मैप करेंगे। एंजल वन के ओशो कृष्ण भी होंगे शो में। तो ओशो जुड़ चुके हैं। ओशो हाय, गुड आफ्टरनून। बस थोड़ी देर में आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले इस दोपहर की टॉप हेडलाइंस। बाजार में कमजोरी, ऊपरी स्तरों से करीब 100 अंक फिसल कर 24,800 के नीचे फिसला निफ्टी। मिड कैप्स में फ्लैट कामकाज, लेकिन स्मॉल कैप 4.5% से ज्यादा गिरा। तेल गैस और एफएमसीजी में खरीदारी, डाबर और टाटा कंज्यूमर करीब 2% मजबूत। वहीं चुनिंदा एनबीएफसीज में रौनक। रिजल्ट के बाद पूनावाला फिनकॉर्प करीब 4% दौड़ा, लेकिन रियल एस्टेट शेयरों की तगड़ी पिटाई। निफ्टी रियल्टी करीब 3% टूटा। अनुमान से कमजोर नतीजों से कोटक बैंक टूटा, करीब 7% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर। पहली तिमाही में 47% घटा बैंक का मुनाफा। उधर रिजल्ट्स के बाद लोधा, एसबीआई कार्ड और सीडीएसएल भी कमजोर, तीनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। बाजार को संभालने के लिए आगे आए फार्मा स्टॉक्स। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.5% ऊपर। मजबूत तिमाही नतीजों के बाद लॉरस लैब्स का शेयर 7% भागा, वायदा का टॉप गेनर बना। दूसरे फार्मा शेयर्स में भी खरीदारी। और टीसीएस में 12,000 कर्मचारियों की छटनी से आईटी निराश। इंडेक्स करीब 0.5% नीचे। टीसीएस के साथ विप्रो एचसीएल टेक कमजोर। उधर टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवासन ने मनी कंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोला, कंपनी को मजबूत बनाने के लिए छटनी का फैसला लिया। ओके, पहले क्विकली जरा सा मार्केट्स। भाई साहब वापस दिक्कत में आते हुए। शुरुआत में अचानक पेन आया था, पेन से उभरने की कोशिश हुई थी, नहीं टिक पाए ऊपर, और अब देखिए किस तरह का सेल ऑफ पिछले आधे घंटे में एग्रवेट होता हुआ। 2/3% के दबाव के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। दिक्कत बढ़ती जा रही है भारतीय बाजारों की। और ये थर्सडे और फ्राइडे के वो तगड़े पेन के ऊपर इस तरह की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ और अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस। बीच में जब निफ्टी सुधरा था, जब अपन सास बहू और सेंसेक्स में बातचीत कर रहे थे, तब आपने नोटिस किया होगा, तब बातचीत करी थी अपन ने कि ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है, वार्निंग सिग्नल है। तब उस समय 1:2 डिक्लाइंस के फेवर में तो चिमटा बन रहा था, याद होगा अपन ने वो वर्ड यूज कर रहा था। उसके बाद से वो उसने दिखा दिया था कि इंडेक्स तो फिर भी कहीं ना कहीं थम रहा है, मैनेज हो रहा होगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का पेन, वो असली बैरोमीटर क्लियरली एविडेंट था स्क्रीन पे। अब वही एडवांस डिक्लाइन, फर्दर डिटोरिएशन, वो दिक्कतें बढ़ती चली जा रही। 1:3 का रेशियो है। 75% स्टॉक्स इन रेड कामकाज कर रहे हैं और अब तो निफ्टी भी खासा वीक हो चुका है। 145-150 अंक के दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ आपकी स्क्रीन पे। दिन के लोज पे 24,700, 24,800, 24,700, ये है कुछ डिसेंट पुट राइटर्स का जोन। और इसके बाद अगला पड़ाव 24,500 पे तगड़ा पुट एडिशन था। हालांकि पुट्स का कन्विक्शन कम, पुट राइटर्स का कन्विक्शन ठंडा था वीज़ावी कॉल राइटर्स। वो तो सुबह जब वो बार्स दिखा रहा था 7 बजे, तभी हाईलाइट कर दिया था। ये दिक्कत में आ रहा है भारतीय बाजार। ओशो, पहले ओशो के पास जाना जरूरी। ओशो मूड बिगड़ रहा है भाई साहब। और
बढ़िया तरीके से शॉर्ट्स को वो फूफा कैपिटलाइज कर रहे हैं, एफआईज एफपीआईज। क्या लग रहा है निफ्टी पे व्यू? अभी उस क्रूशल 24,700 के जोन्स के इर्द गिर्द हैं, अभी तो वहाँ के राइटर्स लड़खड़ाए नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग क्या मान के चल रहे हो, ये बाजार कहाँ जा रहा है? और फर्दर वीकनेस एंटिसिपेटेड? ये मंथली एक्सपायरी का वीक सामने खड़ा हुआ है। गुड आफ्टरनून आशीष जी। यस, नो डाउट मार्केट में आज काफी ज्यादा प्रेशर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बट जैसा फ्राइडे को एक इंडिकेशन आ गया था मार्केट में कि एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ था फ्राइडे, तो एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन या आज ये पूरे हफ्ते थोड़ा सा प्रेशर में मार्केट देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर हम डेली चार्ट पे भी देखें या आवरली चार्ट पे देखें शॉर्ट टर्म पे, तो यहाँ पे हमें लोअर लोज लोअर हाइस के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे 24,540 एंड 470 ये है नेक्स्ट पड़ाव मार्केट के लिए। एंड मुझे लगता है एक बार के लिए 550 के आसपास बिल्कुल मार्केट निफ्टी अपने लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। हायर लेवल्स पे अगर थोड़ा पुल बैक आता है उस पे अपने सेल के व्यू को ही लेकर के चलना चाहिए। सो मुझे लगता है हायर लेवल्स पे 24,800 850 का एक जोन है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हायर जोन पे एक बार सेल का अप्रोच लेकर के चलें। एंड पोजिशनली मुझे लगता है 24,500 540 स्पॉट लेवल्स पे मार्केट एक या दो दिनों में टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। सो टेक्निकली थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव है, डाउनसाइड पे है, बट डेरिवेटिव डेटा बिल्कुल ही ऑपोजिट शोकेस कर रहे हैं। बिकॉज ओवरसोल्ड डेटा है सब कुछ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट में दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी सेगमेंट्स दिखा रहे हैं, बट ओवरऑल व्यू अभी भी लेकर के नेगेटिव लेकर के ही चलना चाहिए। एंड हायर लेवल्स पे थोड़ा सा अपने पोजीशंस इधर लाइट रखें या फिर अग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट के पोजीशंस लेकर के चल सकते हैं। एनालाइज कर रहे हैं अपने शॉर्ट्स को, फ्रेश एंट्री वाले बिकवाली के मौके ढूंढे, लेकिन 24,800 850 के जोन आए, वो स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड है, वो अच्छा बिकवाली का जोन हो सकता है। ये बाजार नीचे और जाने की तैयारी कर रहा है, 24,550 मोटा मोटी उस जोन्स पे शायद जा रहे हैं आने वाले एक दो दिन में। है यार, दिक्कत है, ओशो ने और दिक्कत बढ़ा दी है, अभी पेन और है भाई साहब, पर सच है। ओशो आपके पास वापस आता हूं थोड़ी देर में। इस बीच आप जरा श्रीराम फाइनेंस का भी चार्ट डिटेल में। श्रीराम फाइनेंस और एनबीएफसीज, कुछ सिलेक्टिव एनबीएफसीज वाकई अच्छा कर रही हैं। हेडलाइंस में पूनाला फिनकॉर्प मेंशन था, मेरे ख्याल से नतीजों से ज्यादा जो हेडलाइन में मेंशन था। पूनाला फिनकॉर्प आउट परफॉर्म इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अदर पूनावाला की इन्वेस्टमेंट आर्म ने कहा है कि और फर्दर 1,500 करोड़ रुपए के आसपास झोंकेंगे हम कंपनी में, और बड़े एग्रेसिव टारगेट सामने रखे हैं, इसीलिए भी शायद रिजॉइस करता हो स्टॉक। लेकिन अपना श्रीराम फाइनेंस वो दिग्गज, आपकी स्क्रीन पर उसका स्टॉक भी आएगा। थम्स अप है भाई साहब, बढ़िया मूव्स दिखा रहा है। ऐसे कमजोर बाजार में श्रीराम फाइनेंस 2.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ऐसे में श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। उमेश सर, वेलकम ऑन द शो, गुड आफ्टरनून। उमेश सर का मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि काम बढ़िया कर रहा है क्वार्टर में। लेकिन उमेश सर, वैसे फैक्ट ये है कि मेरे पास पॉजिटिव्स भी हैं और निगेटिव्स भी हैं इस नंबर्स में, अगर आपको पहलू टटोलने हो तो। पहले कंसर्न्स के साथ, क्योंकि कंसर्न्स पे स्ट्रीट ज्यादा क्लैरिटी चाहती है, ज्यादा सुनना चाहती है, कंसर्न से शुरुआत करता हूं। एक कंसर्न था, लार्जली एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे या थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो जो मार्जिन्स में आपके केस में एनआईएम्स में 14 बेसिस पॉइंट्स के आस का कॉन्ट्रैक्शन आया, मेरे ख्याल से स्ट्रीट में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो ये मार्जिन्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्यों 14 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशली कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सर? नहीं, अभी वो करेक्शन तो हो जाएगा एक क्वार्टर में थोड़ा बहुत, क्योंकि हम एक्सेस लिक्विडिटी कैरी कर रहे थे बैलेंस शीट में, और इसका वजह से थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन मेरा ख्याल से फुल यूटिलाइजेशन का प्लान है हमारा। एक क्वार्टर में हमको लगता है कि हमारा लेंडिंग और बढ़ेगा और फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। यूटिलाइजेशन होते ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। और दूसरी एक बात है कि हमारा इंक्रीमेंटल बोरोइंग लास्ट आप 2 मंथ से देखें तो इंप्रूव हो रहा है। अभी इंक्रीमेंटल बोरोइंग इज एट अराउंड 8.34 अगेंस्ट बुक हमारा कॉस्ट है 8.85। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम होते ही ऑटोमेटिकली बोरोइंग कॉस्ट कम होगा और मार्जिन बढ़ेगा। और हमने डिपॉजिट रेट का भी इंटरेस्ट कम कर दिया है फर्स्ट वीक से, अगस्त फर्स्ट वीक से। मेरे ख्याल से अगले 2 महीने के लिए हमारा कॉस्ट और घटेगा और मार्जिन बढ़ेगा।
तो लिक्विडिटी कैरी कर रहे थे, एक बड़ा रीजन वो मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन का। उमेश सर, हम लिक्विडिटी एक्सेस क्यों कैरी कर रहे थे, क्यों नहीं यूटिलाइज करी? क्या ये कॉन्शियस कॉल था एनवायरनमेंट को देखते हुए? ऐसा नहीं, कॉन्शियस कॉल नहीं था। हमारा क्रेडिट ग्रोथ सर्टेन सेगमेंट में थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून, इट्स एन एडवांटेज। अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून एक अच्छी खबर है, लेकिन अराउंड 15-20 डेज अर्ली ऑनसेट से बहुत सारा कमर्शियल एक्टिविटी पोस्टपोन हो गया, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून, मई एंड जून। इसका वजह से थोड़ा बहुत स्लो हो गया, अदरवाइज हमारा ग्रोथ और थोड़ा अच्छा हो सकता था। अच्छा, मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सेस लिक्विडिटी एक रीजन था। तो करंट लिक्विडिटी कहां पे खड़ी है उमेश सर? और ये जो सरप्लस लिक्विडिटी है, ये क्या पूरी खप जाएगी इस करंट Q2 क्वार्टर में, या ड्रैग करती रहेगी? हाँ, तो मेरा ख्याल से एक क्वार्टर में वो एड्रेस हो जाएगा। अच्छा, फिर ये जो NIM का कॉन्ट्रैक्शन था इस क्वार्टर में, अपन को लेके आ गया Q1 का NIM 8.11%। NIM की गाइडेंस हमने जो पूरे साल की दे रखी थी Q4 में, पिछले साल के एंड में, वो FY26 के लिए तब कहा था 8.45 से 8.6% रहेगी। तो वो जो आपने गाइड करा था, आप उस पर स्टिक कर रहे हो, या फिर Q1 में थोड़ा सा जो ब्लिप आया उसके बाद ये गाइडेंस रिविजिट करने की जरूरत, या आप मानते हो इस साल हम वो अचीव कर लेंगे 8.45 से 8.6% वाली गाइडेंस? हाँ, हम गाइडेंस तो हम कायम रखेंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बोरोइंग कॉस्ट कम हो रहा है। सो हमको तो कॉन्फिडेंस है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगले दो क्वार्टर में बढ़ेगा, और लास्ट क्वार्टर तक हम 8.5 का अंदाज से जा रहे हैं। आरबीआई के एक्शन का भी फायदा मिलना चाहिए, है ना? ना सिर्फ लिक्विडिटी होगी, बल्कि आरबीआई का एक्शन, डिपॉजिट रेट कार्ड्स, वो सब भी मदद करेंगे इवेंचुअली। सुना नहीं आपने? मैं कह रहा हूं, ना सिर्फ वो लिक्विडिटी एक्सेस है वो खप जाएगी तो मार्जिन इंप्रूव होना शुरू होंगे, बल्कि वो आरबीआई का एक्शन, वो दरों में कटौती, वो सब भी इवेंचुअली आपको हेल्प करना चाहिए सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, है ना उमेश सर? या सब्सिक्वेंट क्वार्टर में मेरे ख्याल से थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ भी नॉर्मली सेकंड हाफ में ज्यादा रहता है। सो ऑटोमेटिकली इफ द हायर बोरोइंग कॉस्ट कम होना और क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होना, ये दोनों एक एडवांटेज है। और स्पेशली हमारा ग्रोथ रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में ज्यादा रहेगा, और एनवायरनमेंट रूरल एरिया में बहुत अच्छी है। सो मेरे ख्याल से ग्रोथ हमारा एक स्मॉल टिकट और सेमी अर्बन रूरल एरिया में बढ़ने से मार्जिन हमारा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। जहां तक आपने फिर ग्रोथ की बात करी, तो ग्रोथ तो इस क्वार्टर में स्ट्रांग थी। पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ 23%, एमएसएमई ग्रोथ 35%, टू व्हीलर की ग्रोथ 23% के आसपास। तो यू फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। बस एक वो था गोल्ड लोन की ग्रोथ, वो बैक सीट लेती हुई नजर आई, 16% साल दर साल उसमें दबाव देखने को मिला। ये क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, या आपका कॉन्शियस कॉल था, ये क्या मामला है? नहीं, गोल्ड लोन डेफिनेटली बढ़ेगा। लास्ट 3 मंथ्स में हमारा गोल्ड लोन कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, स्पेशली डिसबर्समेंट में ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा मेच्योरिटी भी थोड़ा बढ़ गया था बीच में, क्योंकि लोग क्लोज भी कर रहे थे, तो उसका वजह से थोड़ा पोर्टफोलियो कम हो गया, लेकिन एक्चुअली लोन ग्रोथ बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से हम ईयर एंड तक 20% ग्रोथ आ जाएगा गोल्ड लोन में, पोर्टफोलियो में। अच्छा उमेश सर, एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए परसेंटेज वाइज स्टेबल है, इनफैक्ट सीक्वेंशियल थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। क्रेडिट कॉस्ट गिरी है, वो एक बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज था। पर आपके जब पीयर्स से चर्चा हुई या पीयर्स की कमेंट्री सामने आई, तो कई लोग व्हीकल फाइनेंसिंग में स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं पैसेंजर व्हीकल साइड स्ट्रेस है, कोई कह रहा है कमर्शियल व्हीकल साइड स्ट्रेस है, किसी को एमएफआई में अभी भी स्ट्रेस नजर आ रहा है। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने से कंसर्न है। श्रीराम, आपका मुस्कुराता चेहरा ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है फील। कुछ स्ट्रेस है एनवायरनमेंट में, आउटलुक है कैसा, कुछ पेन पॉकेट्स इमर्ज कर रही हैं क्या रिवांकर सर? देखिए, हम एमएफआई में हम तो नहीं है, लेकिन सीवी कमर्शियल व्हीकल एंड एमएसएमई आप सेगमेंट में हमारा फोकस कभी भी रिटेल स्मॉल टिकट है, और ज्योग्राफिकली भी हम रूरल एंड सेमी अर्बन में ज्यादा फोकस करते हैं,
70% ऑफ हमारा एक लोन एक्टिविटी रहता है सेमी अर्बन रूरल एरिया में। वहां पे हमको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। एक्चुअली रूरल का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है लास्ट 6 मंथ्स में। आप रूरल स्ट्रेस बहुत कम हो गया है, स्पेशली रबी क्रॉप बम्पर था इस साल और एमएसपी भी बढ़ गया था और ऑनसेट ऑफ गुड मॉनसून एंड अभी खरीफ भी अच्छे होने वाला है। आपने देखा है कि इन्फ्लेशन कम हो गया है, फूड प्राइस का कम हो गया है, लोगों को पास सरप्लस पैसा है, स्पेशली स्मॉल टाउन्स में ए लिटिल सरप्लस मनी मेक्स ए बिग डिफरेंस। इसलिए मुझे लगता है कि द एनवायरनमेंट इज रीजनेबली गुड फॉर स्मॉल बोरोवर्स and maybe some stress there for a larger MSME. हमको तो ज्यादा उसका जानकारी नहीं है, हमारा वहां पे फोकस नहीं है। हमारा एमएसएमई में फोकस मैक्सिमम ट्रेडर्स एंड स्मॉल क्या बोलते हैं शॉपकीपर्स, सो वहां पे ज्यादा हमारा फोकस है। फिर मतलब मैं पूछना चाहता था अगला सवाल, इज द गोइंग गेटिंग टफर कंपटीशन और स्ट्रेस को देखते हुए? आपकी बात से लग नहीं रहा है, पर आपके खुद के ग्रॉस स्टेज टू सीवी पीवी में वो इंक्रीज हुए हैं, तो इतनी वो मामला क्या है? कुछ इसलिए मैंने वो यूज कर रहा था टर्म कि कुछ स्ट्रेस वेस कहीं दिख रहा है कि बिल्कुल ही ठीक ठाक है सब कुछ? नहीं, बेसिकली सीपी में ग्रोथ इसलिए आ रहा है कि ईयर ऑन ईयर द व्हीकल प्राइस बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ग्रोथ मिल रहा है आपको। और दूसरी एक बात भी है, तो स्मॉल प्लेयर्स इन सीवी दे आर नॉट एबल टू ग्रो, क्योंकि वो उनको बैंकिंग फंड और देर फंड रेस करना उनको मुश्किल हो गया है। सो वी आर ऑल्सो गेटिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द स्मॉल प्लेयर्स। सो वी आर फाइंडिंग इट कि हमारा सीवी ग्रोथ अच्छा ही लग रहा है। हमको लगता है कि 12 to 15% ग्रोथ हमने एक गाइडेंस दिया था। वी विल बी एबल टू ग्रो सीवी ग्रोथ इन दिस सेम ग्रोथ गाइडेंस में हमारा ग्रोथ आ जाएगा इस साल। आज बहुत चर्चा हो रही है उमेश सर एआई की, कईयों के लिए सरदर्द भी बन रहा है। आप लोगों ने कस्टमर प्रोफाइलिंग, क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह को जांचने के लिए एआई का कितना अडॉप्शन कर लिया है? जनरेटिव एआई का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग श्रीराम फाइनेंस में? देखिए, आजकल हर कस्टमर के पास मोबाइल नंबर है और एक बार मोबाइल नंबर हम यूज करते ही उनका ट्रांजैक्शन, उनका क्रेडिट हिस्ट्री जानकारी लेना बहुत आसान है। तो इसमें बड़ी बात कुछ नहीं, कस्टमर का हर एक इंफॉर्मेशन एक बार केवाईसी करने के बाद, एक मोबाइल नंबर मिलने के बाद हमको मालूम हो जाता है। तो हमारा, और दूसरी एक बात है कि हमारा बिजनेस डिपेंडेंट ऑन पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर। हम ऐसे नहीं कि हम पूरा डिजिटल के ऊपर बिजनेस करेंगे और कस्टमर से नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वी आर विद कस्टमर थ्रू आउट द पीरियड, इसलिए इसकी वजह से हम ज्यादा वेटेज डिजिटल पर नहीं देते, यूज करते हैं हम डिजिटल एज ए टूल। ठीक, बिल्कुल सही है, पर फिर भी मतलब मेरा मोबाइल नंबर उमेश सर के पास है तो इन्हें पता चल जाएगा मैंने अपनी चादर से कितने ज्यादा पैर फैला रखे हैं। ये गड़बड़ है, उमेश सर को सब पता रहता है। उमेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। ओशो, आई एम श्योर आपने भी सिस्टम्स इन प्लेस करे होंगे, एआई का इस्तेमाल कर रहे हो क्या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? यस, बहुत सारे काउंटर्स में एक्चुअली अभी स्ट्रैटेजी बनाने का बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज रिजल्ट में इन जनरली अगर आप देखें तो स्ट्रैंगल। अरे नहीं, मैं कह रहा था एआई का इस्तेमाल शुरू करा क्या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? नहीं, मतलब एल्गो ट्रेड्स पे यस काम बिल्कुल चल रहा है, बट ऐसा बहुत ड्रास्टिकली रिप्लेसमेंट नहीं है, बट यस काम बिल्कुल हो रहा है। बीइंग अ फिनटेक कंपनी हमारे पास बहुत सारे चीजों में यूसेज है, बट नॉट पर्टिकुलरली इनटू गिविंग रिकमेंडेशन। अच्छा है, आने कुछ साल और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ले, अपना काम हो जाएगा भैया। ओशो, इस समय की प्रेफर्ड ट्रेड्स आपकी क्विकली? फार्मा सेक्टर में ही बाइंग का ट्रैक्शन दिख रहा है, तो उसी के साथ मेरा भी बाइंग का ही कॉल है। सन फार्मा में एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा प्राइस राइज होते हुए दिखाई दे रहा है, तो सन फार्मा में बाई का रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे 1670 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 दिनों में नियरली 1750 फॉलोड बाय 1780 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।
और सेकंड काउंटर जिसमें एक अच्छा स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ऐसे मार्केट में भी, वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में 2 दिनों से काफी अच्छा ट्रैक्शन है। आज स्पेसिफिकली एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन आया है, तो एसबीआई लाइफ में बाई करके चलने की सलाह है। 1800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियरली पहला टारगेट है इसका 1880 का, फॉलोड बाय 1900 का इसका टारगेट हमें आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ओशो, थैंक यू सो मच। क्रूशियल आखिरी के 1.5 घंटे सामने खड़े हैं, वीकनेस बड़ी है, दिक्कतें बढ़ रही हैं। पिछले अभी थोड़ी देर पहले ओशो से चर्चा हो रही थी और डाउन साइड रिस्क खुल सकता है इस बाजार का। ऐसे में कल की मंथली एक्सपायरी से पहले आखिरी के 1.5 घंटे किस तरह के समीकरण बैठते हैं, क्या अप्रोच रखी जाए, इस पर डिटेल में बातचीत देखिए कमाई का अड्डा में। नमस्कार।